हेलो नमस्कार, कैसे हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दिलों की धड़कनों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अपने अंदाज में करते होंगे। किस चीज का तैयारी? 2024 में झंडा लहराना है, अपने रिजल्ट का चार चांद लगा देना है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज का मेरा एक नया एपिसोड पुनः आपके बीच में प्रस्तुत है। वायरल ऑब्जेक्टिव दिगंत भाग 2 क्लास 12 के लिए आज पुनः मैं लेकर नया एपिसोड आया हूं। नया एपिसोड लेकर आपके लिए आया हूं जिसमें है 12th हिंदी टॉप 50 वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग 50 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि इस टॉपिक से यानी 50 ऑब्जेक्टिव से 15 प्लस 20-25 तक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। हम एक नए अंदाज में आपके बीच लेकर आया हूं, एक अपने हिसाब से चुनकर गेस करके एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन को आगाज करते हैं। वह क्वेश्चन कौन सा है इस एपिसोड में? तो क्वेश्चन नंबर 1 पर्दा खुलने वाले हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता के क्या नाम था? यह बातचीत निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत है। दिगंत भाग 2 में क्लास 12 के लिए जो हिंदी है उसका पहला ही चैप्टर है बातचीत, जो ललित निबंध है उसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है। लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा यह है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। चलो नया क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? यानी कौन सी विद्या है? ललित निबंध, यात्रा, स्मरण, कहानी, एकांकी। तो मेरे दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ललित निबंध। क्या हो जाएगा? ललित निबंध हो जाएगा। बातचीत कौन सी विद्या है? ललित निबंध है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? इसको नांदी पाठ कहा जाता है। क्या? नांदी पाठ कहा जाता है। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्स क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, यानी आवाज सुने थे? फैराडे। किसके मुख से? फैराडे के मुख से 16 वर्ष के उपरांत उसके मुख से एक बात सुनी थी। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका कथन है? असल बातचीत में हम लोग पढ़े थे कि असल बातचीत जो होते हैं वो 2 व्यक्तियों के बीच में होते हैं। जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो अपने दिलों की दरवाजा खोल के बात करते हैं, कोई संकोच नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई आपको छल कपट नहीं। असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकते हैं और होता भी है। यह किसका कथन है? यह मेरे दोस्तों ये एडिसन का कहनाम है। किसका कहनाम है? ये एडिसन का कहनाम है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला कहां के लोगों में प्रचलित है? हम लोग पढ़े थे यूरोप के लोगों में। कहां के लोगों में? यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है, यानी बातचीत करने की कला उत्तम तरीका। इसकी बातों को सुनकर कान को आनंद मिलते हैं। कहां के लोगों के? यूरोप के लोगों के। बालकृष्ण भट्ट के माता थी, यानी बालकृष्ण भट्ट के माता जी के नाम क्या थी? उसके माता जी के नाम क्या थी? पार्वती देवी। क्या होगा? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे, माता जी का नाम पार्वती देवी थी। बालकृष्ण भट्ट को किस कारण नौकरी छोड़नी पड़ी? आज का एपिसोड बहुत ही लाजवाब है। इसका क्वेश्चन, इस एपिसोड का क्वेश्चन एकदम आग लगा देगा एग्जाम में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
एक एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को सुनो, सुनने से ही आपको दिल और दिमाग में एक्टिव होगा। जी सर, कोई अप टू डेट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट को किस कारण नौकरी छोड़नी पड़ी? उग्र स्वभाव के कारण। उग्र स्वभाव का मतलब क्रोध, गुस्सा ज्यादा आना। उग्र स्वभाव के कारण उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? इसके पिताजी पेशे से जो है ना व्यापारी थे। क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? उसके पिताजी पेशे से व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हम लोग पढ़े थे हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाले थे। समझ में आ रहा है? कौन सा पत्र? ये मासिक पत्र जो निकाला था हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? हम लोग पढ़े थे अमृतसर बाजार का चित्रण है, जहां पर एक लड़का और एक लड़की का अजनबी मुलाकात होते हैं। उसका नाम लहना और एक टाइटल सूबेदारनी थी। उसका नाम नहीं लेकिन एक टाइटल सूबेदारनी थी। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का। किस शहर का चित्रण है मेरे दोस्तों? अमृतसर। अमृतसर, अमृतसर शहर का चित्रण है। लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है? यानी अर्थात लाहना सिंह किस गांव के थे? लाहना सिंह माझे के थे। किस गांव के थे? लाहना सिंह माझे के रहने वाले थे। लाहना सिंह किस गांव के थे? माझे के रहने वाले थे। और सूबेदार ने मगरे के रहने वाले थे। लाहना सिंह किस पद पर था? अच्छा, लाहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। किस पद पर? लाहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। लाहना सिंह जमादार के पद पर था। पुनः नया क्वेश्चन, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। अब इसी क्वेश्चन को पूछ देगा कि इसका बेटा का नाम तो बोधा सिंह था, और क्वेश्चन पलट देगा बोधा सिंह के पिताजी का नाम क्या था? हजारा सिंह। और यहां पर क्वेश्चन है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। जब लड़का का नाम आएगा तो बोधा सिंह, और बोधा सिंह के पिताजी का नाम आएगा तो हजारा सिंह। कोई डाउट तो नहीं है मेरे दिल के? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, दिक्कत नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं दिक्कत होने देंगे। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है मेरे दोस्तों। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ना करें ये कितनी गलत बात है। हम कोशिश ना करें ये कितनी गलत बात है। लगा दो अपनी जवानी का पूरा ताकत, लगा दो अपनी जवानी का पूरा ताकत, क्योंकि तलवार की साए पर इतिहास हमारा चलता है। तलवार की साए पर इतिहास हमारा चलता है, और जवानी जिधर जाता है जवाना उधर ही जाता है। जवानी जिधर जाता है जवाना उधर ही जाता है। तो लगा दो अभी 3 महीना। अरे मेरे दोस्त, कम खाने से कम सोने से इंसान मर नहीं सकता है। लगा दो 3 महीना अपनी जवानी का पूरी ताकत। कसम कहते हैं 2024 में आपका नाम समझ रहे हैं ट्रेंडिंग में जाएगा, ट्रेंडिंग में। चलो नया क्वेश्चन के पुनः हम आगाज करते हैं। कहते हैं कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, यानी कब लिखा गया था? यानी कब लिखा गया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन के काल में मात्र 3 कहानी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था, लिखा था। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा 1911 में, और 1915 में उसने कहा था कहानी का रचना किया था। तो उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है मेरे दोस्तों? तो 1915। किस वर्ष की रचना है? 1915 की रचना है।
उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग और 5वां भाग में प्रेम की बात किया गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इस कहानी को कितने भागों में बांटा गया है? इस कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। बहुत मजा आ रहा है आज। उसने कहा था कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? अभी जिक्र किए कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। पूछ सकता है उसने कहा था कहानी में कितने भागों में प्रेम का वर्णन है? 2 भाग में। युद्ध का पूछेगा तो 3 भाग में। कितने भाग में युद्ध का वर्णन है? 3 भागों में। किसके जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले थे? ये जर्मनी के डुप्लीकेट लफ्टन जो आए थे उसके जेबी से, उसके जेब से, उसके पॉकेट से। तो लफ्टन साहब, किसके? लफ्टन। तो किसके जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले थे? लफ्टन साहब। यानी डुप्लीकेट लफ्टन जो जर्मनी के आए थे उसके पॉकेट से, उसके जेब से 3 गोले निकला था, बेल आकार के गोले। लहना सिंह की उम्र कितना था? लहना सिंह का उम्र कितना था? 12 वर्ष का उम्र था। ये अपने मामा के यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। 12 वर्ष की अवस्था में 8 वर्ष की लड़की से मुलाकात इसको होता है। कहते हैं कि लहना सिंह की उम्र कितना था? लहना सिंह का उम्र 12 वर्ष था। उसने कहा था कहानी में कितने जर्मन मारे गए थे? उसने कहा था कहानी में कितने जर्मनी के लोग मारे गए थे? 63 जर्मनी के लोग मारे गए थे। कितने? 63 जर्मनी के लोग मारे गए थे। और यहीं पे पूछ देगा कितने सिख मारे गए थे? 15 सिख मरे थे। तो 63 जर्मनी के मारे गए थे। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जिसका जन्म शताब्दी सारण में हुआ था, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। क्या नाम था? बाउल। लोकनायक किसका उपनाम है? लोकनायक, लोकनायक, लोक जो नायक यानी लोगों का हीरो, जनता का हीरो। तो लोकनायक किसका उपनाम है? जयप्रकाश यानी जेपी को, जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या था? लोकनायक। क्या था? लोकनायक किसका उपनाम है? जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू जी को ये बड़े भाई कहते थे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? कहती हैं कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? ये आईएससी की परीक्षा दी थी। कौन सी परीक्षा? आईएससी की परीक्षा दी थी। पुलिस किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होता या नहीं होते तो बिहार जल गया होता? किसके मुंह से? दीक्षित जी के मुंह से। किसके मुंह से सुना था? दीक्षित जी के मुंह से। कौन सुना था? एक पुलिस अधिकारी। ध्यान दो इधर भी, पुलिस अधिकारी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने क्या दिया था? संपूर्ण क्रांति का एक भाषण दिया था। तो कहता है क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। जयप्रकाश नारायण 1974 में पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का क्या किया था? आगाज किया था। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? अंडरग्राउंड जमाने की। किस जमाने की? अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को जयप्रकाश नारायण क्या मानते थे? ठोस मानते थे। जयप्रकाश नारायण अंडरग्राउंड जमाने की दोस्ती को ठोस मानते थे। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? हरसू दयाल। क्या नाम था? हरसू दयाल। जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था?
हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां दिया था? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को। उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। उमा शंकर दीक्षित को। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इस निबंध का आविष्कार 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध को 1952 में लिखा था। क्वेश्चन तुम्हारा यह है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जिसको राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? बेगूसराय, सिमरिया में। तो जिला का नाम पूछेगा तो बेगूसराय, राज्य पूछेगा तो बिहार। तो क्वेश्चन है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? बेगूसराय में। किस जिला में? बेगूसराय। किसने कहा पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है? किसने कहा पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है? प्रेमचंद साहब ने कहा था। कहा था क्या? कि नारी का गुण जब पुरुष लेता है तो वह देवता बन जाता है। और एक बात और कहा था, जब नारी पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह प्रेमचंद साहब का कथन है। ये किसका कथन है? प्रेमचंद साहब का कथन है। क्या कथन है? कि किसने कहा पुरुष जब नारी का गुण लेता है या सीखता है वो देवता बन जाता है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, किसकी कथन है? ये दिनकर महोदय। किसका कथन है? दिनकर का कथन है कि नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। किसकी कथन है? ये रामधारी सिंह दिनकर महोदय का यह कथन है। दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर की रचना कब की? 1952 में। दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर की रचना कब की? 1952 में। दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर की रचना कब की? 1952 में। 1952 में। 1952 में हमारे समाज में देखा, हमारे भारत की संस्कृति में देखा कि 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हो गया, लेकिन हमारे स्त्री को आजादी नहीं मिली थी। हमारी स्त्री को, हमारे देश की स्त्री को आजादी नहीं मिली थी। रामधारी सिंह दिनकर ने देखा हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में बहुत सारे मतभेद हो रहे हैं। इसी सारे ड्रामा को देखते हुए एक निबंध लिखने का निश्चय किया और इस निबंध को लिखकर नाम दे दिया अर्धनारीश्वर। नारी को कभी कमजोर मत समझिए। नारी क्या होता है? ये जननी होते हैं। देखो, धरती को माता कहते हैं। नारी जो है ना, दुनिया के सबसे बड़ा जो योद्धा होते हैं। हर कष्ट को सहने की जो शक्ति होती है वह नारी में होती है। इसीलिए छोटी छोटी बातों से एक कहानी बन सकती है। छोटी छोटी बातों से एक कहानी बन सकती है। और गली कुची की लड़की भी झांसी की रानी बन सकती है। झांसी की रानी बन सकती है। चलो नए क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करती हैं। नारी और नर एक ही द्रव्य की ... प्रतिमाएं हैं। नारी और नर एक ही द्रव्य की क्या है मेरे दोस्तों? 2 प्रतिमा है। क्या है? 2 प्रतिमाएं हैं। नारी और नर एक ही द्रव्य की 2 प्रतिमाएं हैं। कितने वर्ष की उम्र में दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई? कहते हैं कि कितने वर्ष की उम्र में दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई? 21 वर्ष। कितने वर्ष में? 21 वर्ष में। 21 वर्ष में। रोको। 21 वर्ष की अवस्था में। पुनः हम लोग नया क्वेश्चन देखेंगे कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पत्नी
क्या है? भावना। क्या है? भावना। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। क्या है? पत्नी भावना है। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 ईस्वी में। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 वर्ष में। कब प्रकाशित हुई? 1925 में। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में। संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर जी को पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? हम लोग पढ़े थे साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ मिला था उर्वशी पर। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर है, संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को पुरस्कार मिला था, तो कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? यानी अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1924 में। कब प्रकाशित हुए? 1924 में। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? यह क्वेश्चन रोज कहानी के अंतर्गत है। तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती थी। क्या नाम थी? मालती। क्वेश्चन पूछ देगा मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। अपोजिट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 4 वर्षों बाद। लेखक महोदय मालती के दूर के रिश्ते लगते थे। दूर के रिश्ते में भाई लगते थे। ये क्लासमेट थे लेकिन दूर के रिश्ते में ये भाई लगते थे। कहते हैं लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? 4 वर्षों के बाद। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? इसका पति महोदय जो है गैंग्रीन मरीज को देखते थे। कौन सा मरीज को? गैंग्रीन। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? गैंग्रीन। ये गैंग्रीन क्या होता है? कांटे चुभने से, नुकीली पदार्थ को चुभने से क्या होता है? घाव का रूप लेता है, जिस घाव के कारण उस अंग को काट कर हटाना पड़ता है। तो उसी बीमारी का नाम क्या पड़ गया है? गैंग्रीन। तो महेश्वर जो थे वह गैंग्रीन नामक बीमारी के डॉक्टर महोदय थे। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम। ये पेपर में लपेट कर लाया था आम। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है जी। एक भी क्वेश्चन इधर उधर की नहीं है। तो आप एग्जाम में लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो हम उस दिन आपसे मुलाकात करेंगे और आप हमसे मुलाकात कीजिएगा। क्वेश्चन में इतना दम है, 8-9 कम से कम 10 सेट आपको हम लेकर आएंगे और सारे क्वेश्चन आपको पेपर में छपेगा। 100% हम मिलाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो संक्षेपण हो, चाहे वो पत्र हो, चाहे निबंध हो। आपको 96 प्लस यानी 96 प्लस नंबर लाना है। उसके लिए बेहतर से बेहतर आपको राइटिंग होना चाहिए, आपका लैंग्वेज होना चाहिए, एकदम अपना भाषा होना चाहिए। मेरे दोस्तों, नया क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अज्ञे जी कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? अज्ञे जी कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? 10 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में अज्ञे जी ने कविता लिखना प्रारंभ किया। रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ? अलार्म घड़ी हम लोग देखते रहते हैं ना, 5 बजता है तो 5 बार घंटी क्या कहता है बजता है, 10 बजता है तो 10 बार बजती है। तो कहता है क्वेश्चन क्या कि रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? 11 कितने खरकन के साथ? 11 खरकन के साथ समाप्त होती है। अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित? अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1924 में। 1924 में अज्ञे जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 4 वर्षों बाद। ये सब क्वेश्चन दोबारा गया। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था?
4 वर्षों के बाद लेखक महोदय मालती से मिलने के लिए आए थे। और आज का एपिसोड में ये 50 क्वेश्चन आपके लिए, और ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके मार्कशीट में 4 चांद लगा सकते हैं। तो मैं इसी शब्दों के साथ, इसी वाणी को विराम देते हुए मैं आप लोगों के बीच से थोड़ा सा उदास मुद्रा में जाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जाने का तो मन नहीं होता है, लेकिन जाने से पहले आप लोग को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद।